हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मात्र सत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? ऑप्शन ए मालाबार के नायर, ऑप्शन बी बिहार के खासी, ऑप्शन सी जॉन सार बाबर के खस या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालाबार के नायर जो थे वो मात्र समाजों में जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं मात्र सत्तात्मक क्या परिवार होता है या समाज होता है। तो जो ये आपका मात्र सत्तात्मक अवधारणा है, इसमें पुरुष के स्थान पे महिला का परिवार पर नियंत्रण होता है। संपत्ति एवं अन्य आर्थिक संसाधनों पर भी महिला को वरीयता दी जाती है। मात्र सत्तात्मक परिवार भारत के गारो, खासी, नायर, अमेरिकन, इंडियन आदि जैसी जनजातियों और जातियों से भी में प्रचलित है। अफ्रीका की बाटू जनजाति तथा घाना की अकान जनजातियों में भी मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। और ये जो आपके मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं, ये ऐसे परिवारों में वंश परंपरा जो होती है वो माता के नाम से चलती है, अर्थात वंश नाम माता से पुत्रियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार के परिवार एकल अथवा संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं तथा इसमें जो होता है मात्र पक्षीय जो होता है परिवार, जैसे नाना नानी, मामा मौसी, ये सब मिलकर के एक मात्र बंधुत्व परिवार कहलाते हैं। ठीक है। और इसी के अपोजिट पितृसत्तात्मक परिवार है, इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें पिता पुरुष का स्थान महत्वपूर्ण होता है। संपत्ति एवं अन्य आर्थिक साधनों पर पुरुषों का बाध्यता दी जाती है। उसके अलावा इसमें जो होती है वंश परंपरा जो होगी, पुरुषों के बाद पुत्रों को प्राप्त होगी पितृसत्तात्मक परिवार में, और मातृ सत्तात्मक में माता के बाद पुत्रियों को प्राप्त होती है वंश परंपरा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, कथन ए, इरावती कर्वे के विचार में जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। कारण आर, एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज हैं। कूट दिया गया। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। तो इरावती कर्वे ने जो है वो जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह में वर्गीकृत किया है तथा इन्होंने ये बताया कि जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वजों के वंशज हैं। मतलब जाति के आधार पर ही बताया है कि वो कई पूर्वजों के वंशज हैं। तथा इनकी जो पुस्तक है 1953 में आई थी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसमें इन्होंने भारत की पारिवारिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। और इन्होंने भारतीय रिश्तेदारी या नातेदारी को 4 अलग अलग सांस्कृतिक भागों में विभाजित किया है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में भाषा जो कि संस्कृति व इंडो यूरोपियन भाषाओं की भाषा का क्षेत्र माना जाता है, वो मध्य और पूर्वी जो दूसरा इन्होंने वर्गीकृत किया गया उसमें आस्ट्रिक या मुंडारी भाषा का, और तीसरा इन्होंने दक्षिणी जिसमें द्रविड़ भाषा का क्षेत्र है। और ये जो भाषाई क्षेत्र है ये जाति और पारिवारिक संगठन की संस्था के विन्यास के रूप में इरावती ने इसे परिभाषित किया है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 जनवरी को, ऑप्शन बी 8 फरवरी को, ऑप्शन सी 8 मार्च को, या ऑप्शन डी 8 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने के उद्देश्य से इस दिन महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। फिर 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय था महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाना, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सबसे पहले मनाया गया था आपका 1909 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद अगर बात की जाए इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम की, तो इस साल की महिला दिवस की जो थीम थी, आई एम जनरेटेड इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स रखा गया है।
इस थीम पर दुनिया भर में इसका आयोजन किया गया। इस थीम का मतलब है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा जेंडर इक्वलिटी की बात करना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नवमाल्थसवाद के समर्थक पर विचार कीजिए। 1 डॉक्टर डिसडेल, 2 श्रीमती मेरी स्टोप्स, 3 श्रीमती मार्गरेट सेंगर, 4 गॉडविन और 5 निकोलस। उपरोक्त में से नवमाल्थसवाद के समर्थक हैं। आपके कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 2, 3 और 5, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 होगा, ऑप्शन डी 1 और 5। तो एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और जो ये डी में ऑप्शन में 3 है, ये 3 ऊपर आपका आएगा। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 में नाम दिया गया है नवमाल्थसवाद में डॉक्टर डिसडेल, श्रीमती मेरी स्टोप्स और श्रीमती मार्गरेट सेंगर, जो कि नवमाल्थसवादी समर्थक के विचारक हैं। आइए जानते हैं नवमाल्थसवाद के विचार क्या हैं। जैसे कि बात की जाए, नवमाल्थसवाद का उदय 1854 ईस्वी को हुआ, जब डिसडेल की प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस प्रकाशित हुई। ये इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, परिवार नियोजन तथा संतति निग्रह या बर्थ कंट्रोल के कृत्य अपना करके जनसंख्या को सीमित करने पर जोर दिया गया। नवमाल्थसवादी विचारक अपने आप को माल्थस का उत्तराधिकारी मानते हैं। इन विचारकों का विश्वास है कि माल्थस में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य है, तथा इन आदर्शवादियों का कहना है कि विवाहित जोड़ों के काम सुख में बाधा उत्पन्न किए बिना जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, विश्वसनीयता की परख किस पद्धति से की जाती है। ऑप्शन ए परीक्षा पुनर्परीक्षा पद्धति, ऑप्शन बी आंतरिक संगति पद्धति, ऑप्शन सी तुलनीय प्रकार पद्धति या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी, जो कि आपकी विश्वसनीयता की परख की पद्धति है, जैसे जिसमें परीक्षा पुनर्परीक्षा पद्धति, आंतरिक संगति पद्धति और तुलनीय प्रकार पद्धति, ये सभी आपकी विश्वसनीयता की परख की पद्धति हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि विश्वसनीयता को मापने की पद्धतियाँ, जिसमें पहले नंबर पे ऑप्शन में दिया था परीक्षा पुनर्परीक्षा पद्धति। ये जो है ये विश्वसनीयता को मापने के लिए इस पद्धति में एक ही माप को अध्ययनरत समूहों में 2 समूहों पे लागू किया जाता है। यदि दोनों समयों पर निष्कर्ष एक समान होते हैं तो उस माप को विश्वसनीय मान लिया जाता है। मतलब परीक्षा और पुनर्परीक्षा, मतलब एक समय पे परीक्षा उसकी की गई, उसका जो भी निष्कर्ष आया उसको फिर किसी अन्य समय पर उसकी परीक्षा की गई, अगर उसका और दोनों का निष्कर्ष सेम आता है तो फिर ये विश्वसनीय मान लिया जाता है। उसी तरह दूसरा ऑप्शन में दिया गया तुलनीय स्वरूप पद्धति। इस पद्धति में मापन हेतु 2 समान मापकों का निर्माण किया जाता है और उन दोनों द्वारा एक समान निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। मतलब तुलना करने वाली भी कोई ऐसी चीज़ ली जाएगी जिनका निष्कर्ष एक आए तो वो विश्वसनीयता माना जाएगा। वहीं आंतरिक संगति पद्धति यह सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। इसमें माप में सम्मिलित प्रश्नों को स्वैच्छिक रूप से 2 समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इन दोनों समूहों में पाया जाने वाला सहसंबंध आर्थिक संगति या माप की विश्वसनीयता को दर्शाता है। मतलब इसमें जो होता है प्रश्न स्वैच्छिक रूप से लिए जाते हैं, उन्हें 2 समूह में बांट दिए जाते हैं और दोनों समूह से जो भी निष्कर्ष होगा वो एक दूसरे से संबंधित होगा, उसे ही आंतरिक संगति पद्धति कहते हैं और वो एक विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए गॉटफ्राइड अक्नेवॉल, ऑप्शन बी कॉर्नर, ऑप्शन सी किंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गॉटफ्राइड और अकेनवॉल वाला ने सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए जानते हैं सांख्यिकी क्या होती है। जैसे कि सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण और प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो जो सांख्यिकी आपका शब्द है ये अंग्रेजी भाषा स्टैटिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। इन शब्दों का अर्थ
संबंधित भाषाओं में पहले राजनीतिक रूप से राज्य व्यवस्था के लिए किया जाता था, परंतु इसका आधुनिक प्रचलन जो कि सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड अकेनेवाल ने किया। इसी कारण इन्हें सांख्यिकी का पिता भी या जन्मदाता भी कहा जाता है। आज के समय में जो सांख्यिकी का प्रयोग है वो विविध समस्याओं को समझने के लिए किया जाने लगा है, ठीक है, तथा सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से सामग्री की वास्तविक वस्तु स्थिति को बहुत ही सूक्ष्म या यथार्थ रूप में समझा जाता है। इसीलिए सांख्यिकी का आज बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या ग्रामीण है? ऑप्शन ए 25 से 30%, ऑप्शन बी 50 से 60%, ऑप्शन सी 60 से 70% या ऑप्शन डी 70 से 80%। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 60 से 70% भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या है। आइए कुछ अन्य तथ्य भी सन 2011 की जनगणना के बारे में जानते हैं। जैसे कि बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल में 2.4% ही है, ठीक है, लेकिन विश्व की अगर कुल आबादी कितनी रहती है तो वो 17.5% लोग भारत में रहते हैं। अगर इस समय आबादी भारत की बात की जाए तो 1 अरब 21 करोड़ है, जो कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार से, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 16% लोग निवास करते हैं, और सभी राज्यों की जो जनसंख्या है वो सन 2001 से 11 की तुलना में बढ़ी है, लेकिन सिर्फ नागालैंड में घटी है विकास दर, ठीक है। उसके बाद अगर कुल आबादी में बच्चों का प्रतिशत गिरा है, यानी आपकी उर्वरकता जो है वो कम हुई है। देश में कुल लिंगानुपात 1971 से लेकर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर 940 पहुँच गया है। पंजाब और हरियाणा में पिछले दशक में लिंगानुपात बढ़ा है, लेकिन अब भी पूरे देश में ये पंजाब और हरियाणा में लिंगानुपात कम है। हरियाणा के झज्जर जिले में 774 लिंगानुपात है। भारत में साक्षरता की दर 10% से बढ़कर करीब 74% तक पहुंच गई है। पिछले 10 सालों में पुरुषों के मुताबिक करीब 24 लाख महिलाएं ज़्यादा साक्षर हुई हैं। वहीं बात की जाए बिहार और अरुणाचल प्रदेश में तो राज्यों में सबसे कम साक्षरता है, और राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा 11,000 लोग रहते हैं। ये कुछ फैक्ट थे या तथ्य थे जो कि आपके सन 2011 की जनगणना से संबंधित थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1 एकात्मकता, 2 वैकल्पिकता, 3 विसंबंध या 4 सुधारात्मक। यहाँ पे कूट दिया गया है, ए 1 और 3, बी 3 और 4, सी 1 और 4, डी 1 और 2। यहाँ पे आपका आंसर होगा ए 1 और 3 सही है, जो कि योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकार हैं, एकात्मकता और विसंबंध। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इनमें से सबसे पुराना संगठन कौन सा है? 1 संयुक्त श्रम संगठन, 2 अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस, 3 भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस, 4 हिंदू मजदूर संघ। कूट दिया गया है, ए केवल 1, बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 4। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, जो कि अखिल भारतीय श्रम संघ कांग्रेस सबसे पुराना संगठन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर विर्थ, ऑप्शन बी गॉलपिन, ऑप्शन सी वर्गल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉलविन ने ग्रामीण नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए जानते हैं ग्रामीण नगर क्या होता है। जैसे कि ग्राम नगरीकरण, इस अवधारणा को गॉलविन ने दिया। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की पारस्परिक अंतरक्रिया द्वारा जनित एक पुनर्मिलन की मध्यवर्ती प्रक्रियाओं को ग्रामीण नगरीकरण कहा जाता है। अतः ये मान लें कि यह नगरीय जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय जीवन के घुलन मिलन या बड़े बड़े क्षेत्रों को एक मिश्रण क्षेत्र में पकड़ाता है। मतलब कि गांव और नगर के प्रभाव के नगरीकरण के गांव जो होता है वो नगर के प्रभाव से नगरीकरण की ओर आकर्षित होता है, लेकिन नगरीकरण की प्रक्रिया का पूरा अंग नहीं बन पाता है, तो नगर एवं गांव का मिश्रण हो जाता है, उसे ही ग्राम नगरीकरण बोलते हैं। तो बहुत ही ईजी शब्दों में यही याद रखिएगा कि ग्राम नगरीकरण का मतलब होता है ग्राम
नगर और गांव का मिश्रण, मतलब गांव जो होता है वो नगर की ओर आकर्षित तो होता है, लेकिन पूरी तरह से वो नगरीकरण नहीं हो पाता है, तो उसे हम ग्राम नगरीकरण बोलेंगे। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसमें आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।